तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं रुकजाननी परीक्षा दिसंबर 2024 के लिए कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि इस पेपर में मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे प्रकार से देख लिया ना, तो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में यही वाला देखने को मिलने वाला है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका हाई स्कूल परीक्षा दिसंबर 2024 का कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। टोटली 100% यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा और बिल्कुल इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अपनी परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। तो देखो, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। हाई स्कूल परीक्षा दिसंबर 2024 के लिए क्वेश्चन पेपर है, जो कि हिंदी विषय का है। और देखिएगा, आपके पेपर के लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का। और देखिएगा, टोटली आपका ये 75 अंकों का पेपर होगा। यहाँ से देख लीजिएगा, आपके पेपर का कोड ये होगा। अब चलो जल्दी से हम आपके पेपर को हल करते हैं। तो देखिएगा, पेपर को हल करें उसके पहले यहाँ से आप लोग इन निर्देशों को जरूर पढ़ लेना। ये निर्देश यहाँ पर आपको दिए गए हैं, क्योंकि देखिएगा, निर्देश अगर आप लोग पहले पढ़ लोगे ना, तो आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा कि आपका पेपर किस प्रकार का बनाया गया है। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। आप स्वयं इसको पढ़ लीजिएगा। सर्वप्रथम यहाँ पर आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। तो चलो हम एक एक सही विकल्प को देखते हैं और उनके आंसर को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा, प्रयोगवाद के कवि है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रयोगवाद के जो कवि है ना, वो आगे आ जाएंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्याधि शब्द का अर्थ है। तो देखिएगा, व्याधि शब्द का अर्थ क्या होगा। तो देखो, इसका अर्थ होगा रोग। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, नीलकमल शब्द में समास है। तो देखिएगा, नीलकमल जो शब्द है ना, उसमें कौन सा समास होगा। तो देखो, इसमें आपका कर्मधारय समास होगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। तो देखिएगा, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक माना गया है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर आएगा क्रांति का। उसके बाद में कमली का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिएगा, 5वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा कंबल। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो देखिएगा, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होगा वो रति होगा। यहाँ से देख लें, छठे का राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो हम एक एक करके रिक्त स्थानों की पूर्ति को जानते हैं। पहला रिक्त स्थान लिखा है, भक्तिकालीन साहित्य में भावना की प्रधानता है। तो देखिएगा, काय की भावना की प्रधानता भक्ति की। उसके बाद में चौपाई छंद में मात्राएं होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है। तो देखो, यहाँ से आपको लिख लेना 16। उसके बाद में बाल गोविंद भगत पाठ गद्य की विधा के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा, बाल गोविंद भगत जो पाठ है ना, ये रेखा चित्र के अंतर्गत आता है। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, रेखा चित्र। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं। तो देखिएगा, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं। तो यहाँ से देख लें, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। सच्चे साधु की पहचान उससे क्या होती है। तो देखिएगा, सच्चे साधु की जो पहचान होती है ना, उसके विचारों से होती है। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको अपनी रुकजाननी की परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लें। प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो चलो अब जल्दी से हम जोड़ी के मिलान को देख लेते हैं। देखो, उत्साह कविता की जोड़ी मिल जाएगी एक आह्वान गीत से। मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो देखो इसकी जोड़ी मिलेगी आपकी मानवीकरण अलंकार से। रिपोर्टाज की भाषा, तो देखो रिपोर्टाज की भाषा फ्रेंच। उसके बाद में सफ़ेद पोश, चौथे नंबर पे जो लिखा है, इसकी जोड़ी मिल जाएगी भद्र व्यक्ति से। कहाँ पर लिखा भद्र व्यक्ति, देखो ये लिखा है। जो कम बोलता है, तो देखिएगा मितभाषी इसके लिए शब्द हो जाएगा। और उपन्यास के तत्व, तो देखो उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें एक शब्द या फिर एक वाक्य में आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक कबीर किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, आधुनिक कबीर जो है किसको कहा जाता है, यहाँ से आपको बताना है।
तो आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। देखिएगा, आधुनिक कबीर जो है ना, किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। तो यहाँ से आपको लिख देना है नागार्जुन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रस के दो अंगों के नाम लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्थायी भाव और संचारी भाव रस के दो अंग होंगे। तो यहाँ से आपको लिख देना है स्थायी भाव और उसके बाद में अगला लिखना आपको संचारी भाव। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख लेना, स्थायी भाव और संचारी भाव इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, काशी किसकी पाठशाला है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको बताना है। तो देखो, काशी जो है ना संस्कृति की पाठशाला है। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना है? संस्कृति। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? दो स्वरों के आपस में मिलने से कौन सी संधि होती है? तो देखिएगा, दो स्वरों के आपस में मिलने से स्वर संधि होती है। तो यहाँ से आपको लिख देना है स्वर संधि। इस प्रकार से लिख ले आप सब लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जो मीठी वाणी बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो देखिएगा, जो मीठी वाणी बोलता हो उसको कहते हैं मृदुभाषी। तो यहाँ से आप लोग लिख लें मृदुभाषी, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, श्वेत पताकाएँ किसका प्रतीक है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, श्वेत पताकाएँ जो है ना शांति और अहिंसा का प्रतीक है। तो यहाँ से आपको लिख देना शांति और अहिंसा। इस प्रकार से आप लोग लिख लें इसको और पूरा का पूरा समझ मिले। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो चलो हम सत्य असत्य को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है। तो देखो, ये पूरी तरह से आपका सत्य हो जाएगा। संस्कृति पाठ व्यंग विधा में लिखा गया है। तो देखिएगा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में गंगटोक का अर्थ पहाड़ है। तो देखो, ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते, तो देखो ये असत्य हो जाएगा। निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे। छठे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य। तो इस प्रकार से आप लोग देख लें। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे हम क्या करेंगे कि पूरे पेपर को देखेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं उन सभी के उत्तरों को देखेंगे। तो देखो, प्रश्न नंबर 6 ये दिया गया है। चलो एक बार मैं आपको सभी प्रश्न बता देता हूँ, फिर मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ में बता दूंगा। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आया है और आप सब लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार जरूर कर लें। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग अपने इस पेपर की PDF को पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसकी PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग इस पेपर को देख लो। इस प्रकार का पूरा पेपर आया है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 से लेके 23 तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा। अब यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, भक्तिकाल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग भक्तिकाल की दो विशेषताओं को नोट कर लें। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 के अथवा में क्वेश्चन आपको दिया गया था कि छायावाद के दो कवियों के नाम एवं उनकी प्रत्येक की एक एक रचना का नाम आपको लिखना था। तो यहाँ से आप लोग ये भी नोट कर लें। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया था, मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था? तो देखिएगा, इसका उत्तर ये लिखा है, मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव अपने निजी लोगों के विश्वासघात के कारण शक्की हो गया था। इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 के अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि लेखक के अनुसार सभ्यता क्या है? तो देखो, इसका उत्तर ये आ जाएगा। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया था, कहानी और उपन्यास में अंतर। देखो, कहानी और उपन्यास में अंतर ये लिखा है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 8 के अथवा वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, नाटक और एकांकी में अंतर। तो देखो, नाटक और एकांकी में अंतर ये लिखा है। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया था, वात्सल्य रस की परिभाषा दीजिए। देखिएगा, वात्सल्य रस की परिभाषा ये लिखी है, यहाँ से नोट कर लें। और उसके बाद में देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 के अथवा में आपसे पूछा गया था, प्रबंध काव्य के दो भेद लिखिए। तो देखिएगा, प्रबंध काव्य के दो भेद कौन कौन से होते हैं, यहाँ से आप लोग देख लें और इनको लिख लेना। उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, दो खंड काव्यों के नाम लेखक सहित लिखिए। देखिएगा, दो खंड काव्य के नाम ये लिखे हैं और उनके लेखकों के भी नाम यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 10 के अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। देखो, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा ये लिखी है, यहाँ से देखकर आप लोग लिख दें, ये आपके पेपर में बिल्कुल छप चुका है। और उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं, अनुभव और अनुभूति में कोई दो अंतर। देखिएगा, अनुभव और अनुभूति में
क्या अंतर है, यहाँ से आप लोग देख ले इसको और पूरा का पूरा याद कर लेना। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 11 आपका लिखा गया है, अनुभव और अनुभूति अपन ने देख लिया था। उसके अलावा देखिएगा इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी नोट कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पर ये आपको क्वेश्चन दिया गया प्रश्न नंबर 12, परशुराम जी के क्रोध का मूल कारण क्या था। तो देखिएगा परशुराम जी के क्रोध का मूल कारण क्या था, यहाँ से आप लोग लिख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 के अथवा में क्वेश्चन पूछा गया, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखो ये मुहावरे आपको दिए गए थे, जैसे कि यहाँ पर आपका मुहावरा था मिट्टी में मिलना, उसका अर्थ होता है नष्ट होना। और इसके अलावा दूसरा मुहावरा था सीने में दम होना, तो देखो इसका अर्थ होता है साहसी होना। तो इसके वाक्य में प्रयोग को आप लोग कर लेना। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 13 का जो अथवा वाला क्वेश्चन था ना, उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम आपको लिखना है। पहला समास था प्रतिदिन, इसका हो जाएगा प्रत्येक दिन। और दूसरा था माता पिता, तो देखो ये हो जाएगा माता और पिता, ठीक है। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 14 का उत्तर दिया गया है। प्रश्न नंबर 14 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो यहाँ से आप लोग लिख लें, इसका उत्तर ये लिखा है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को लिख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 का अथवा वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, लिखा है कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। इसके उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो आप सब लोग। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रश्न नंबर 15 लिखा है, नई कविता की दो विशेषताएं। देखिएगा नई कविता की दो विशेषताएं लिख दे, आधुनिकता की अभिव्यक्ति, बौद्धिकता और काव्य भाषा आदि। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 में देखिएगा 15 को देखे उसके पहले हम इसके अथवा वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये, 15 देख लिया। और 15 का अथवा वाला क्वेश्चन था, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया गया है, उनके नाम लिखिए। तो देखिएगा हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल। और उसके अलावा देखिएगा यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया गया है, कोई 2 के नाम लिखने थे, तो 2 के नाम ये हो जाएंगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर देनी है। यानी कि जीवन परिचय था, देखो तुलसीदास जी की रचनाएं तो ये लिखी है और इनका भाव पक्ष ये हो जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय ये लिखा है, क्योंकि देखिएगा प्रश्न नंबर 16 जो था उसके अथवा में आपसे जयशंकर प्रसाद का पूछा गया था, तो इसका अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ से नोट कर ले। और इसका भाव सौंदर्य ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। तो देखिएगा इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा, ये इसका क्वेश्चन का आंसर लिखा है। और इसके अलावा प्रश्न नंबर 17 का अथवा वाला था, अनुभव और अनुभूति में अंतर। देखो अनुभव और अनुभूति में अंतर यहाँ से देखकर याद कर लेना आप सब लोग। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 18 दिया गया था, पर्यावरण प्रदूषण विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो देखिएगा ये तो आप स्वयं हल कर लेना। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19, जिसमें कि दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या कीजिए। पद्यांश से मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। तो देखो इसका आपको संदर्भ प्रसंग कैसे करना है। तो देखो संदर्भ तो आपका ऐसे आ जाएगा, उपयुक्त पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य से ली गई है और व्याख्या आपको अपने हिसाब से तैयार इसकी कर लेनी है। उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर देखिएगा, यहाँ तक 19 तक पहुँच गए थे अपन। और 19 के बाद में देखिएगा आप आगे यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया था प्रश्न नंबर 19, जिसमें कि क्वेश्चन क्या था, चलो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। थोड़ा सा आपको इनकी व्याख्या करनी थी, तो ये मैंने आपको बताई दी। उसके बाद में देखो 20वें क्वेश्चन में आपको गद्यांश की व्याख्या करनी थी, तो यहाँ से आप सब लोग इसको कर लीजिएगा। और 20वें क्वेश्चन की अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो 21वें क्वेश्चन में आपको निम्न में से किसी भी निबंध की रूपरेखा तैयार कर लेनी थी। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ तक के सभी जितने हो सकते थे उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। तो आप सब लोग इस प्रकार से इसको तैयार कर लेना। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।